एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 5, जिसके अंदर हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट का सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। मेमोरी का जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। इसके अंदर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। इससे पहले हमने डेडलॉक पढ़ लिया है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ लिए हैं, न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए, उनके हमारे प्रोसेस की स्टेट्स पढ़ ली हैं और हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स भी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो मेमोरी वाला टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, बट मैंने इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे कवर करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के साथ। मेमोरी मैनेजमेंट के बाद आपको लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, इसका पता होना चाहिए, किस तरीके से ये काम करता है। देन स्वैपिंग आता है हमारा। उसके बाद आता है एलोकेशन मेथड ऑन फिजिकल मेमोरी। फिजिकल जो हमारी मेमोरी होती है, रैम, मेन मेमोरी भी इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं, कॉन्टिन्यूस एलोकेशन एंड नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन। तो जो कॉन्टिन्यूस एलोकेशन होती है उसके अंदर दो आते हैं मेरे पास, फिक्स्ड पार्टीशन एंड डायनेमिक पार्टीशन। उसके बाद आता है मेरे पास नॉन कॉन्टिन्यूस के अंदर पेजिंग कंसेप्ट एंड सेगमेंटेशन। तो हम लोगों ने इन सबको डिटेल में डिस्कस करना है, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स वगैरह सब कुछ चीज़ें जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हमारा आता है नॉन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। देन हमारे पास जो आएगा वर्चुअल मेमोरी आएगा। डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसकी वर्किंग कैसे रहती है बिल्कुल वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वर्चुअल मेमोरी के बाद हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट और फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स आती हैं। ठीक है, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या उसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे के सारे जो एल्गोरिदम्स हैं हमें वो डिस्कस करनी है। एंड ये सारे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। हाँ जी, memory management. So in programming, in multi-programming environment, we have multiple processes in the main memory ready to keep the CPU utilization high and to make computer responsive to the users. हमने पढ़ा कि मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, जहाँ पर हम लोग CPU की यूटिलाइजेशन को हाई करते हैं, यानी कि CPU को हम आइडल नहीं बैठने देते। CPU से हम वन बाय वन हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम लेते रहते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक साथ रेडी क्यू के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स को लोड कर देते हैं और वन बाय वन जो मेरा प्रोग्राम है वो सीपीयू को यूज करता रहता है ना। इससे क्या होता है, जो मेरा कंप्यूटर है वो रिस्पॉन्सिव बन जाता है कि जो यूजर है, जो भी उसका काम है, उसके काम के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स जो है वो क्विकली मिल रहा है। ठीक है, इन टू रियलाइज दिस इंक्रीज इन परफॉर्मेंस, और इससे जो है हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वी मस्ट कीप सेवरल प्रोसेस इन द मेमोरी। तो हमें मेमोरी के अंदर कोई ना कोई जो प्रोसेस है उसको रखना चाहिए। दैट इज वी मस्ट शेयर द मेन मेमोरी। तो हमें जो है मेन मेमोरी को शेयर करने की भी जरूरत पड़ती है, मस्ट शेयरेबल होनी चाहिए हमारी मेन मेमोरी। वी मस्ट मैनेज मेन मेमोरी फॉर ऑल द डिफरेंट प्रोसेसेस। अब ये वाला जो लाइन है ये हम लोग बिल्कुल डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस और जो फिजिकल एड्रेस होता है, जो मेन मेमोरी होती है हमारी रैम के अंदर, हमारा जो एक्चुअल एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस ही होता है, पर जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग लॉजिकल एड्रेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, यानी कि ये जो एड्रेस होता है ये एक्चुअल एड्रेस नहीं होता हमारी मेन मेमोरी के अंदर। हमारी जो मेन मेमोरी होती है उसका जो एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, बट ये वाला जो एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, ये हमारा सीपीयू जनरेट करता है। ठीक है, द लॉजिकल एड्रेस इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और डेटा यूज्ड बाय प्रोसेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन का, डेटे का, जो भी हमारा एड्रेस है, जो भी प्रोसेस यूज कर रहा है, तो उसके लिए हम एक एड्रेस जनरेट करते हैं और ये एड्रेस कौन जनरेट करता है, सीपीयू जनरेट करता है। ठीक है, यूजर कैन एक्सेस ओनली लॉजिकल एड्रेस ऑफ द प्रोसेस, और जो हमारा यूजर है वो सिर्फ प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम सी में, C++ में, जावा में प्रोग्राम लिखते हैं एंड हमारा जो एड्रेस ऑपरेटर होता है एम्परसेंड, जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसके थ्रू हम एड्रेस को प्रिंट कराते हैं। तो जो हम लोग एड्रेस प्रिंट कराते हैं, जो हमें स्क्रीन पे एड्रेस प्रिंट होता है वो हमें लॉजिकल एड्रेस प्रिंट होता है, क्योंकि वो हमारा सीपीयू जनरेट कर रहा होता है। और जो फिजिकल एड्रेस होता है मेन मेमोरी के अंदर वो हमारा बाइनरी में होता है। जो एक्चुअल एड्रेस होता है बाइनरी में होता है
और बाइनरी वाला जो एड्रेस है वो यूजर को समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है सीपीयू हमारे लिए एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, यूजर हैज इनडायरेक्ट एक्सेस टू द फिजिकल एड्रेस थ्रू लॉजिकल एड्रेस। अगर यूजर को कभी बाइनरी वाला एड्रेस जो है देखना है, एक्चुअल एड्रेस देखना है, तो उसको इनडायरेक्टली देखना पड़ेगा, डायरेक्टली उसके पास कोई तरीका नहीं है फिजिकल एड्रेस तक पहुंचने का। लॉजिकल एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली एंड वर्चुअल एड्रेस। तो हमारा जो लॉजिकल एड्रेस होता है इसको हम वर्चुअल एड्रेस भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये लॉजिकली जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं हमारे वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब असल में ये एग्जिस्ट नहीं करते, बट हमने एक तरीके इल्यूजन बना रखा है कि लॉजिकल एड्रेस है जो सीपीयू जनरेट करके देता है। ठीक है, the set of all logical addresses that are generated by any program is referred to as a logical address space। तो हम logical address space बोलते हैं जितने भी हमारे जो प्रोग्राम है उसके corresponding या फिर उसके रेफरेंस में जितने भी हमारे logical address जनरेट होते हैं। ठीक है, और जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि स्टार्ट होने की लिमिट है, वो 0 से लेके मैक्सिमम नंबर तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है जो 5 लाइन का है, तो जो पहली लाइन होगी फॉर एग्जाम्पल उसका एड्रेस 0 है, सेकंड वाली का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक उसके एड्रेस होंगे, तो 0 से लेके मैक्सिमम किसी भी नंबर तक जा सकता है। तो ये कौन एड्रेस मेरा जनरेट करता है? सीपीयू करता है। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस होता है जो मेरा सीपीयू जनरेट करता है, एंड बेसिकली हमें जो एड्रेस हम लोग प्रिंट होता है हमारे स्क्रीन पर वो लॉजिकल एड्रेस ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिजिकल एड्रेस। क्या होता है? एन एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द फिजिकल मेमोरी। तो फिजिकल मेमोरी के अंदर हमें जो देखने के लिए मिलता है वो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। यूजर कैन नेवर एक्सेस द फिजिकल एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम। यूजर कभी नहीं देख सकता, और हमने लॉजिकल एड्रेस में पढ़ा कि इनडायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं लॉजिकल एड्रेस के थ्रू। ठीक है, बट ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। द फिजिकल एड्रेस इज इन द मेमोरी यूनिट, इट्स लोकेशन इन द मेन मेमोरी फिजिकली। तो मेमोरी यूनिट के थ्रू जब हम लोग एक्सेस करते हैं उसका जो लोकेशन होता है वो हमें बताता है फिजिकली वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है मेरा डेटा। ठीक है, अ फिजिकल एड्रेस कैन बी एक्सेस बाय अ यूजर इनडायरेक्टली बट नॉट डायरेक्टली। वही चीज है सेम टू सेम। द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉजिकल एड्रेस इज कॉमनली नोन एज फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब ये वाला जो कंसेप्ट है आपको समझना पड़ेगा कि जब भी मेरा फिजिकल एड्रेस होता है उससे पहले हम सीपीयू जो है हमारे डेटा की, हमारे इंस्ट्रक्शन का एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, तो सारा का सारा जो हमारा डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो लॉजिकल एड्रेस में रहता है, एंड फिर वो जो लॉजिकल एड्रेस का मैक्सिमम नंबर होता है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर 0 से लेके मैक्सिमम तक जाता है, और जो उसका मैक्सिमम नंबर होता है यानी कि लास्ट जो नंबर होता है उसको बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, तो जो हमारा सीपीयू होता है वो ऑफसेट स्टोर करके रखता है, एंड फिजिकल एड्रेस के अंदर हमारा जो बाइनरी वाली एड्रेसेस होते हैं उसका एक बेस एड्रेस होता है, यानी कि कहाँ से मेरा जो वो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वो मेरा बेस एड्रेस है। तो हमारी जो लॉजिकल एड्रेस की मैपिंग है वो होती है मैप होता है, मतलब जो लॉजिकल एड्रेस का हमने सारी इंस्ट्रक्शन रखी हुई है और इधर फिजिकल एड्रेस के अंदर हमें उसे स्टोर करना है, तो हम यहाँ से लॉजिकल एड्रेस से उठाकर फिजिकल एड्रेस के अंदर लेकर जाएंगे, और इस कंसेप्ट को हम मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर। तो जो भी आर है आपका यानी कि बेस वैल्यू है उसको आप 0 के साथ प्लस करोगे, एंड फिर 0 के साथ प्लस करोगे तो आपका बेस वैल्यू ही आएगा, एंड देन आप उसकी बेस वैल्यू में क्या ऐड कर दोगे? मैक्सिमम नंबर। और ये मैक्सिमम नंबर क्या है? हमारा ऑफसेट है। ऑफसेट क्या होता है? मेरा लॉजिकल एड्रेस का लास्ट वाला नंबर होता है, तो वो होता है मेरा मैक्सिमम नंबर। तो आप क्या करोगे? बेस के अंदर अपना जो है ऑफसेट को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है मेरा फिजिकल एड्रेस। The runtime mapping from virtual to physical address is done by a hardware device called the memory management unit। अब ये जो काम होता है वो कौन करता है? मेरे MMU करता है, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि MMU क्या होता है। ठीक है, तो इसका काम होता है मेरे वर्चुअल से लेकर फिजिकल एड्रेस तक जाना, या फिर मेरे लॉजिकल से लेकर फिजिकल एड्रेस तक जाना। वो काम कौन करता है? मेरा हार्डवेयर डिवाइस करता है, जिसका नाम क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। ठीक है, ये रन टाइम पे मैपिंग करता है, और मैपिंग क्या है? लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करना किसके अंदर? फिजिकल एड्रेस के अंदर। ठीक है, The user programs mainly generate the logical address, and the user think that the program is running in this logical address, but the program mainly needs physical memory in order to complete its execution। मतलब यूजर जो है उसको लगता है जो हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है, क्योंकि जब भी हम प्रिंट करेंगे हमें लॉजिकल एड्रेस ही मिलने वाला है, तो उसको लगता है कि जो उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, रनिंग हो रहा है, वो भी हमारे लॉजिकल एड्रेस के साथ हो रहा है। बट एक्चुअली में लॉजिकल एड्रेस
के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है अपनी कंप्लीट करने के लिए एग्जीक्यूशन को, ठीक है। मतलब एट द एंड हमें ज़रूरत तो फिजिकल एड्रेस की है, बट यूज़र को समझ में आए चीज़, इसलिए हमने लॉजिकल एड्रेस को बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा कंसेप्ट आता है स्वैपिंग, और ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला जो कंसेप्ट है स्वैपिंग वाला, ये आपका वर्चुअल मेमोरी में यूज होने वाला है। इसमें स्वैपिंग इन, स्वैपिंग आउट, सब चीजें जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वहां पर सिर्फ मैं आपको स्वैपिंग वर्ड यूज करूंगी, और आपको जो इसकी कहानी है वो पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। Swapping is a memory management technique used by operating system to temporarily move processes or parts of processes between main memory and secondary storage. तो स्वैपिंग करने का मतलब है, स्वैप करना क्या होता है, आपने एक स्वैपिंग का प्रोग्राम पढ़ा होगा कि हमें यहाँ से अगर किसी चीज़ को यहाँ लेकर आना है, फिर यहाँ वाली चीज़ को कहीं और शिफ्ट करना है, तो किस तरीके से हम उनकी शिफ्टिंग कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड योर स्वैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्वैपिंग का मतलब है, यानी कि एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, एक तरीका है जिसके अंदर हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, और इस तरीके के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेम्पररी तरीके से हम लोग मेन मेमोरी का जो डेटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज में मूव कर देते हैं, और फिर जब उसकी ज़रूरत होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज से हम वापस से मेन मेमोरी में मूव कर देते हैं। तो ये होती है मेरी स्वैपिंग, ठीक है। और यूजुअली जो डेटा है हम सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे होते हैं। When more memory is needed than is physical available, जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपनी जो फिजिकल मेमोरी है वो हमारी क्या होती है, लिमिटेड होती है। बट अगर हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर हमने कोई गेम डाउनलोड करी है, जब उस गेम को हम लोग चलाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तो उस टाइम पर जो है हमें सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करना पड़ता है। This technique helps in optimizing the use of available memory and enables the execution of processes larger than the available physical memory. अब ये जो चीज़ है किस तरीके से larger दिखती है वो अभी आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। मेमोरी शॉर्टेज डिटेक्शन, इसके अंदर मेमोरी की जो शॉर्टेज है वो किस तरह से डिटेक्ट होती है। When the operating system detects that there is not enough memory, physical memory to hold all the currently running processes, it initiate the swapping process. जैसे ही हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पता लगता है कि जो हमारी फिजिकल मेमोरी वो इनफ नहीं है हमारे एग्जीक्यूशन के लिए, तो वैसे ही वो स्वैपिंग का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है कि अब हमें स्वैपिंग की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सेलेक्टिंग पेजेस फॉर स्वैपिंग, अब पेजेस क्या होते हैं, जिस तरह से हमारे सिंपल पेजेस होते हैं वैसे ही आप अपने माइंड में रखें, वो हमारे पेजेस हैं, उन पेजेस के ऊपर हमारा डेटा जाता है, ठीक है। हमारा डेटा जो है हमारी मेन मेमोरी से जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, एंड सेकेंडरी मेमोरी से जाएगा मेन मेमोरी में, और वो किसके थ्रू जाएगा, पेजेस के थ्रू जाएगा, ठीक है। जैसे हमें अपने नोट्स में से किसी और को नोट्स देने हैं, तो अपनी नोटबुक में से पेज निकाल कर किसी और को दे दिया, एंड जब उसका काम हो गया उसने वही पेज मुझे हैंड ओवर कर दिया, वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी पेजेस का काम वही है। सेलेक्टिंग पेजेस फॉर स्वैपिंग, हमें पेजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा स्वैप करने के लिए। The operating system decide which pages of memory to swap out. Swap out का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। out का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो कौन कौन से जो पेजेस हैं जिनको बाहर निकालना है, जिनकी अभी जरूरत नहीं है, वो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है। That have not been assessed recently or are not currently needed are good candidates for swapping. For example, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसका जो ऐसा कोड लिखा हुआ है, तो वो जो है हमारी मेमोरी के अंदर बहुत टाइम से यूज ही नहीं हो रहा, या फिर रिसेंटली वो यूज नहीं हो रहा, या उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो उसको एक पेज के अंदर डालकर हम लोग क्या करते हैं, स्वैप आउट कर देते हैं, ताकि हमारी फिजिकल मेमोरी के अंदर जगह बन जाए, ठीक है, स्पेस हमें मिल जाए। मूविंग पेजेस टू सेकेंडरी स्टोरेज, Thus, selected pages are then transferred from main memory to a space reserved on the disk known as swap space. अब जहां पर वो जाता है, हमने बोला कहां पर हम उसको भेजते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर भेजते हैं, और इस हार्ड डिस्क को हम क्या बोलते हैं, स्वैप स्पेस बोलते हैं, या फिर स्वैप फाइल बोलते हैं, ठीक है। दिस फ्रीज अप स्पेस इन मेन मेमोरी फॉर अदर प्रोसेसेस, ये क्या करता है, हमारे लिए फ्री कर देता है स्पेस मेन मेमोरी के अंदर, ताकि जो बहुत सारे हमारे और प्रोसेसेस हैं उनको मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिंगिंग पेजेस बैक, अगर हमें वापस लाना है पेजेस को, क्योंकि अभी तो हम स्वैप आउट करके हमने स्वैप स्पेस के अंदर डाल दिया, सबको डिस्क के अंदर डाल दिया, बट उन्हें अगर बैक करना है, वापस लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप इन करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द प्रोसेस नीड्स अ पेज दैट हैज बीन स्वैप्ड आउट, अगर हमें उस पेज की जरूरत पड़ रही है जो हमारा स्वैप आउट हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देन ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप्स आउट अ डिफरेंट पेज
to make space for it and bring the needed page back into the main memory from the swap space। अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा फिजिकल मेमोरी है वो पूरी भरी हुई है, ठीक है, और हमने उसमें से एक पहले स्वैप आउट कर दिया था एक पेज को, ठीक है। अब हमें लग रहा है जब एग्जीक्यूशन हो रही है कि मैंने जो वो पेज निकाला था, स्वैप आउट किया था, वही वाले पेज की मुझे फिर से जरूरत है। अब फिजिकल मेमोरी तो ऑलरेडी फुल है तो वो पेज नहीं आ सकता वहां पर, तो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को उस मेमोरी के अंदर से, फिजिकल मेमोरी के अंदर से एक और प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, या फिर एक और पेज को क्या करना पड़ेगा, स्वैप आउट करना पड़ेगा, और उसकी जगह पे स्वैप स्पेस के अंदर से, स्वैप स्पेस क्या है, डिस्क के अंदर से वापस से स्वैप इन करना पड़ेगा मेरे जो पेज को मुझे जो नीडेड है, ठीक है। तो अगर मेरे पास फिजिकल मेमोरी में जगह है तो मैं स्वैप इन इजीली कर सकती हूँ, अगर जगह नहीं है तो मुझे जगह बनानी पड़ेगी, किसी और प्रोसेस को निकालना पड़ेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस कंसिडरेशन क्या है, स्वैपिंग कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस एज मूविंग डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क is much slower than accessing data from main memory directly। अब अगर मुझे कोई डेटा डायरेक्टली चाहिए, मुझे अगर नोटबुक चाहिए अपनी एक फ्रेंड से, तो मैं जाकर उसे बोलूंगी कि मुझे नोटबुक चाहिए, तो वो मुझे हैंड ओवर कर देगी नोटबुक, वो मुझे दे देगी नोटबुक। तो ये क्या है, सिंपल प्रोसेस है जो मैं आराम से ले सकती हूँ। बट उसने बोला कि मेरी नोटबुक तो किसी और के पास है और मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा, तो वो बोलेगी ठीक है, वो कॉल करेगी, फिर वो उसको देने के लिए आएगी, फिर वो जो नोटबुक है वो मेरे तक आएगी। तो उसमें कितना लंबा प्रोसेस हो गया, स्लो डाउन हो गया, यानी कि जो मेरा काम था वो स्लो हो गया, राइट। तो यहाँ पर भी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस की अगर हम कंसिडर करें तो वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। तो ज्यादा जो हमारी स्वैपिंग करना है वो भी सही नहीं है, बिकॉज इसके अंदर भी टाइम लगेगा और जो हमारी सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है, कम मतलब स्लो डाउन हो जाएगा हमारा। Swapping is typically used as last resort when there is no other way for free up memory, यानी कि अगर मेमोरी को फ्री करने का कोई और तरीका हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे जो है हम स्वैपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई और जो टर्म है उसको देखें ही ना, डायरेक्टली जो स्वैपिंग पे मूव कर जाएं, तो ऐसा नहीं है। पहले हम और तरीकों को यूज करेंगे कि हम मेन मेमोरी से ही कोई ऐसा डेटा डिलीट कर दे जिसकी जरूरत नहीं है, या फिर कोई ऐसा जो डेटा है जिसको यूज में ही नहीं आ रहा, तो उस डेटा को डिलीट करके भी हम मेमोरी को फ्री कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वैपिंग पॉलिसी। Operating system may employ different swapping policies to determine which pages to swap out and when, such as least recently used or first in first out policy। तो जी ये वाला टॉपिक है लीस्ट वाला, LRU and FIFO, ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक है, तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बट ये जो स्वैपिंग वाला टॉपिक था ये मैंने आपको इसलिए बिल्कुल एक एक लाइन को डिटेल में समझाया है बिकॉज ये सेम चीजें जो है हम लोग लास्ट टॉपिक में भी पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट टॉपिक में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। Swapping is a crucial memory management technique that allows operating system to efficiently utilize available memory resources and handle situation where the demand of memory exceeds the physical capacity of the system। अब मेरा एक काम है, एक प्रोग्राम है जो मेनली जो हमारी रैम होती है, हमारी फिजिकल मेमोरी होती है 16 GB की, 32 GB की हम देखने को मिलती है ना, फॉर एग्जाम्पल 16 GB की है, बट मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा है या मेरी कोई ऐसी गेम है जिसे मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो वो जो है 20 GB की है, तो मेरे पास तो 4 GB अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो वहां पर उस तरीके से, उस वाले कंसेप्ट में, उस सिचुएशन में जो मेरी स्वैपिंग है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्वैपिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया है अच्छे से स्वैपिंग के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलोकेशन मेथड ऑन फिजिकल मेमोरी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि फिजिकल मेमोरी क्या होती है, तो उसके अंदर आपको सारी चीजें बतानी है, ठीक है। सिर्फ फिजिकल मेमोरी को एक्सप्लेन नहीं कर देना, आपने प्रॉपर चीजें बतानी है। एलोकेशन कैसे होती है तब भी आपने बताना है, आपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस अलग चीज है, फिजिकल मेमोरी अलग चीज है। एलोकेशन मेथड ऑफ फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में कैसे हम एलोकेशन करते हैं, तो दो तरीके होते हैं मेरे पास, एक कॉन्टिन्यूस एलोकेशन होती है, एक नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के नाम से ही क्लियर है कि 1 by 1 by 1 जैसे हमारा एरे होता है वो क्या लेता है, कॉन्टिन्यूस फैशन में मेमोरी लेता है ना। नॉन कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कहीं पर भी मेमोरी मिल सकती है, जैसे लिंक लिस्ट हो गई आपकी, वो आपके जो होल्स होते हैं अलग अलग मेमोरी के, उसके अंदर भी मेमोरी ले सकती है, तो वो नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन हो गई। अब जो कॉन्टिन्यूस एलोकेशन है उसमें हमें दो चीज पढ़नी है, फिक्स्ड पार्टीशन एंड डायनामिक पार्टीशन।
ठीक है, पहले हम फिक्स पार्टीशन पे चलते हैं। अब पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूस एलोकेशन होती क्या है। कॉन्टिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट इज अ टेक्निक एम्प्लॉयड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू एफिशिएंटली एलोकेट एंड मैनेज मेमोरी इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर। मतलब कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर आपकी जो मेमोरी है वो एलोकेट की जाती है ताकि वो मैनेज रहे और एफिशिएंटली जो है ये काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इन दिस अप्रोच द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पार्टीशन। मतलब कॉन्टिन्यूस के अंदर आपके फिक्स साइज रहता है एंड प्रोसेसेस आर एलोकेटेड मेमोरी blocks that fit within a use or these partition। मतलब हमारे जो भी फिक्स पार्टीशन होती है उस फिक्स पार्टीशन के बाद जो भी मेरा उसमें प्रोसेसर या जो भी मेरा काम है उसमें फिट आएगा वही उसको यूज कर पाएगा। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूस फैशन में आपके जो है मेमोरी को एलोकेट किया जाता है। अब इसके दो चीजें हैं। सबसे पहले आता है हमारा फिक्स पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन के अंदर क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट इज अ टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू एलोकेट मेमोरी बाय डिवाइडेड इट इनटू फिक्स साइज पार्टीशन और सेक्शन। अब आप इसको सेक्शन से बोल सकते हो, पार्टीशन बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 KB की मेमोरी है तो मैं उसको किस तरीके से फिक्स साइज में तोड़ सकती हूँ या फिर उसको डिवाइड कर सकती हूँ। 2 KB की फॉर एग्जांपल मैंने जो मेमोरी है वो अपनी पार्ट्स में डिवाइड कर दी। ठीक है, मैं 20 KB थी, मैंने सारी 2 करके कर दी। तो ऐसे भी कर सकते हो आप कि सारी आपने बराबर रखी है, इक्वल रखी है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2-3 जो है आपने ब्लॉक्स हैं वो 2 KB के बनाए हैं, 2-3 ब्लॉक्स हैं वो आपने 5 KB के बनाए हैं, एक जो ब्लॉक है वो आपने 10 KB का बना दिया। तो इस तरीके से भी आप जो है फिक्स पार्टीशन के अंदर, फिक्स का मतलब ये नहीं कि सारे ब्लॉक्स फिक्स्ड रहेंगे कि 2 के बनाए तो सारे ही 2 के रहेंगे, 2 KB के, नहीं। आप जो है ब्लॉक को फिक्स करो कि ये वाला जो ब्लॉक है वो 2 KB का है, फिर नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो 5 KB का है, नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो 10 KB का है, नेक्स्ट वाला ब्लॉक जो है वो 3 KB का है। तो आपने एक ब्लॉक का साइज फिक्स कर दिया, बट जो आपकी मेमोरी है उसमें डिफरेंट साइज आपके वेरी कर सकते हैं। ठीक है, Each partition is of predetermined size and can accommodate one process। और हर एक का जो साइज होगा पहले से ही डिटर्मिन होगा कि ये वाला साइज है जो मैंने आपको भी बताया, और उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग जितना जो साइज है प्रोसेस ले रहा होगा वो फिट हो जाएगा। When a process is loaded into the memory, it is assigned to a partition that fits its size। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है जो हमारा 5 KB का है तो वो 5 KB वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं फिक्स साइज के अंदर। आप चाहो तो इसके अंदर और भी बहुत सारा पोर्शन ऐड कर सकते हो, बट ऑलरेडी जो ये हमारी मेमोरी वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसलिए हमने इसके अंदर बहुत नीडेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही कवर करनी है। ठीक है, आपने भी एग्जाम में इसी तरीके से कवर करना है। ऐसा ना हो कि आप फिक्स साइज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर ले एंड देन फिर आगे वाले जो कंसेप्ट हैं आपके उनको एक्सप्लेन ही ना कर पाए। ठीक है, तो इसकी जो मेन चीज है वो इसकी लिमिटेशन है। कि लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है इसके अंदर। इफ द साइज ऑफ द प्रोसेस इज लेसर देन द टोटल साइज ऑफ द पार्टीशन देन सम साइज ऑफ द पार्टीशन गेट्स वेस्टेड एंड रिमेन अनयूज्ड। दिस इज वेस्टेज ऑफ द मेमोरी इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो आपके लिए ये डेफिनेशन वहां पर आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे तो क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने जो अपने प्रोसेस के लिए ब्लॉक्स बनाए थे वो सारे 4 MBs के बनाए थे। यहाँ पे मैंने 4 MB के लिए बनाया, यहाँ पर भी मैंने 4 MB के लिए बनाया, यहाँ पर भी 4 MB के लिए बनाया, एंड यहाँ पर भी जो मैंने ब्लॉक बनाया, जो पार्टीशन करी वो किसके लिए करी, 4 MB के लिए। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि 2 के लिए कर दो, ये 5 के लिए कर दो, ये 4 के लिए कर दो, ये 1 के लिए कर दो, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर जो पार्टीशन करी वो 4 KB के लिए, 4 MB के लिए करी है। और जो मेरी प्रोसेसेस आए हैं वो सारे जरूरी नहीं है कि सेम साइज के आए। फॉर एग्जांपल अलग अलग भी आ सकते हैं, ये 3 का हो सकता था, ये 2 का हो सकता था, ये 4 का हो सकता था, ये 5 का हो सकता था। बट इजीनेस के लिए, ताकि डायग्राम जो है अच्छे से याद रहे, बिकॉज एग्जाम में अपने मेंशन करना है इसको। ठीक है, जो पार्टीशन है आपकी वो 4 KB की है, पर जबकि प्रोसेसेस आ रहे हैं वो 3 KB के हैं। अब अगर ये जो प्रोसेस है ये 5 KB का होता तो इनमें से किसी में भी ये लोड नहीं हो पाता, किसी में भी फिट नहीं हो पाता। ठीक है, बट ये छोटा है तो छोटे वाला जो है फिट हो सकता है। तो ये जो 3 MB का प्रोसेस था ये मेरा 4 वाले में फिट हो गया, तो ये वाला यहाँ पर फिट हो गया, ये वाला यहाँ पर फिट हो गया, ये वाला यहाँ पर फिट हो गया और ये वाला यहाँ पर फिट हो गया। बट ये सारे के सारे 3 MB के थे और ये सारे के सारे ब्लॉक थे 4 MB के थे। तो इनमें सब में जो हमारी
ये दिख रहा होगा आपको कट, ये क्या है 1 MB जो है वेस्ट हो रही है। तो जब हमने ब्लॉक का साइज जो है फिक्स कर दिया है एंड जो हमारा छोटा हमारा जो प्रोसेस है वो उसमें एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर लोड हो रहा है, तो फिर उसकी वजह से हमारी जो 1 MB की स्पेस है यहाँ पर वेस्ट हो रही है। तो इसी तरीके की जो वेस्टेज है हमारी इंटरनली हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई 1 MB का प्रोसेस आता है वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट अगर मेरा जो है 2 MB का प्रोसेस आता है, वेराज यहाँ पर भी 1 MB बची हुई है, यहाँ पर भी 1 MB बची हुई है, फिर भी मैं अपने 2 MB वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करा पाऊंगी, बिकॉज वो जो है नॉन कॉन्टिन्यूस फैशन में है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ये वाली हम कौन सी पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। तो इस कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में हम लोग किसी प्रोसेस को नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। ठीक है, समझ आया कि क्या इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड आता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। द टोटल अनयूज्ड स्पेस ऑफ वेरियस पार्टीशन कैन नॉट बी यूज्ड टू लोड द प्रोसेस इवन दो देयर इज स्पेस अवेलेबल बट नॉट इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल हम इन सबको कंप्रेस भी कर लिया, यहाँ से 1 MB निकाल ले, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये कितनी MB बन गई है मेरी, 4 MB बन गई। और ये वाला जो प्रोसेस आया है मेरा प्रोसेस 5, इसको 4 MB ही चाहिए, मतलब इसको 4 MB चाहिए स्टोर होने के लिए, लोड होने के लिए, और यहाँ पर मेरे पास 4 MB अवेलेबल है, बट फिर भी जो है ये वाला प्रोसेस को यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि सारी अलग अलग जगह पे है, नॉन कॉन्टिन्यूस फैशन में है। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है मेरी नॉन कॉन्टिन्यूस फैशन में, इसलिए ये क्या नहीं हो पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो ये वाला भी जो स्पेस है हमारे लिए अनयूज्ड है। तो जो हमारा फिक्स साइज होता है वो हमारे लिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी क्रिएट करता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी क्रिएट करता है। ठीक है, लिमिटेशन ऑन प्रोसेस साइज, तो वही बात है सिंपल सी कि अगर मेरा जो प्रोसेस है मैंने यहाँ पे 4 KB का बना दिया और प्रोसेस आ रहा है मेरे 7 KB का, और मेरे सारे जो ब्लॉक्स है 4 KB का, 3 KB का, 2 KB का, 1 KB का ऐसे बना दिया, तो 7 KB वाला हमारा हो ही नहीं पाएगा एग्जीक्यूट, क्योंकि वो फिट ही नहीं हो पाएगा, तो वो लिमिटेशन ऑफ हमारी साइज हो जाएगी। ठीक है, लो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो इसके अंदर हमारे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। किस तरीके से, इन फिक्स पार्टीशन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज फिक्स एंड वेरी लेस, मतलब हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया एक तरीके से, और जब हम फिक्स कर देंगे काम तो वो लेस हो जाएगा, क्योंकि हम तो मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ में भेज सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। बिकॉज द साइज ऑफ पार्टीशन कैन नॉट बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्रोसेसेस, क्यों हमारे जो प्रोग्राम्स आएंगे वो भी अलग अलग साइज में वेरी करेंगे, और यहाँ पर जो हमने ब्लॉक्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग बनाए होंगे, तो मे भी बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग वाले हमारे प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाए और बहुत सारे ना हो। ठीक है, ये आ जाता है हमारा, खत्म हो जाता है यहाँ पे फिक्स पार्टीशन। नेक्स्ट आता है मेरे पास डायनामिक पार्टीशन। डायनामिक क्या है, मेरा कॉन्टिन्यूस का ही पार्ट है, बट ये हमारा फिक्स साइज को थोड़ा सा ओवरकम करता है। किस तरीके से ओवरकम करता है, इन दिस टेक्निक द पार्टीशन साइज इज नॉट डिक्लेयर्ड इनिशियली, यानी कि फिक्स साइज के अंदर हम इनिशियली बता रहे थे कि 5 KB का होगा, 2 KB का होगा ब्लॉक, बट यहाँ पर हम इनिशियली नहीं बताएंगे, रन टाइम पे बताएंगे। इट इज डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रोसेस लोडिंग, यानी कि जब हम प्रोसेस को लोड कर रहे होंगे उस टाइम पे बताएंगे कि हमें कितने साइज चाहिए, कितने साइज का हमारा प्रोसेस है, कितना हमें साइज चाहिए ब्लॉक का। ठीक है, अब इससे देखो यहाँ पर क्या है, प्रोसेस 1 जो है 5 MB का है, प्रोसेस 2 जो है हमारा 2 MB का है, प्रोसेस 3 हमारा 3 MB का है, एंड प्रोसेस 4 मेरा 4 MB का है। तो इस तरीके से मेरे प्रोसेस है अलग अलग, MBs के साइज उनके अलग अलग है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर हमारा जो पार्टीशन है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेम साइज की हो रही है। यहाँ पर हमने प्रोसेस 1 के लिए 5 MB लिया, यहाँ पर 2 MB, यहाँ पे 3 MB, यहाँ पे 4 MB। तो ये क्या हो रही है, मेरी डायनामिक पार्टीशन हो रही है, प्रोसेस के साइज के अकॉर्डिंग हमारी पार्टीशन का साइज है। ठीक है, ये क्या किया उसने, हमारा फिक्स साइज का जो हमारा लिमिटेशन था उसको ओवरकम कर दिया। तो यहाँ पर इसके एडवांटेज क्या आते हैं कि नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही इसमें। नो लिमिट ऑन साइज ऑफ प्रोसेस, कोई साइज का यहाँ पे हमने वो नहीं किया कि 5 KB का नहीं आ सकता है, 10 KB का नहीं आ सकता, 10 MB का नहीं आ सकता, 20 MB का नहीं आ सकता। जितना भी आपका प्रोसेस है उतना आ सकता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, बेटर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो बहुत सारे जो प्रोसेस है इसके अंदर, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है वो अच्छा आराम से जो है इसके अंदर लोड हो सकते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर भी जो हमारी लिमिटेशन आती है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की आती है। कैसे आती है, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस 1 है हमारा 5 MB का है, और इसका जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको CPU दिया, इसकी जो एग्जीक्यूशन हुई वो खत्म हो गई। अब ये क्या करेगा, प्रोसेस जो है अपनी स्पेस को खाली करेगा, अब यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगी, 5 MB बच जाएगी, एंड जो प्रोसेस 3 है मेरा वो भी फ्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की जो स्पेस है वो फ्री हो जाएगी, 5 MB एंड 3 MB। तो यहाँ पर में एक न्यू प्रोसेस आता है, प्रोसेस 6 जो 8 MB का है, तो यहाँ पर 5
6, 7, 8, यानी कि टोटल मेरे पास फ्री स्पेस कितनी है 8 MB है। और यहाँ पर जो प्रोसेस है मेरा वो भी 8 MB का है। तो 8 MB वाला प्रोसेस चाहता है कि मैं एग्जीक्यूशन के अंदर आऊँ, बट ये दोनों के दोनों जो है नॉन कॉन्टिन्यूस है, यानी कि अलग अलग जगह पर है। तो इस अलग अलग जगह पर भी मैं क्या कर सकती हूँ, अपने प्रोसेस को लोड नहीं कर सकती। सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए बोली थी, वही चीज़ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर हो रही है कि मेरे पास 8 MB तो पड़ा हुआ है, लेकिन वो दोनों अलग अलग मतलब टुकड़ों में है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सेम जगह पे चाहिए, तो मैं नहीं कर सकती लोग, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का हमारे पास तरीका भी होता है कि हम इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ठीक भी कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका नाम है कोलेजिंग एंड कंपैक्टिंग। यानी कि कोलेजिंग के अंदर क्या होता है आपके पास कि आप क्या करते हो, जो मेमोरी जो ब्लॉक्स हैं इनको आप क्या करते हो, एडजेसेंट वाले को आप लोग मर्ज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा 5 MB था और ये वाला जो है मेरा 3 MB होता, तो मैं इन दोनों को मर्ज कर सकती थी बिकॉज ये एडजेसेंट थे। तो अगर एडजेसेंट वाले हैं तो मैं उनको क्या करूंगी, मर्ज कर दूंगी, एंड वो जो मर्ज वाला स्पेस है वो फिर मैं इसको दे सकती हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। बट ये दोनों तो एडजेसेंट नहीं है, तो इस केस में मैं इसको यूज नहीं कर सकती। सेकेंड आता है मेरे पास कंपैक्शन। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, पूरा का पूरा जो मेरा ये है हमारा टेबल है, इसके अंदर से जो जो यूज वाला स्पेस है, एलोकेटेड स्पेस है, उन दोनों को मैं मर्ज करके एक साइड कर दूंगी, एंड जो जो मेरा फ्री स्पेस है उसको मर्ज करके मैं एक साइड कर दूंगी। तो इसके लिए हम लोग कंपैक्शन का यूज कर सकते हैं कि इन दोनों को हम लोग कंपैक्ट कर दें। और इसी वाले जो कंसेप्ट है ये हमारा, इसको हम डीफ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डीफ्रेगमेंटेशन, तो आपने ये दोनों चीजें उसमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। और आपकी जो कंपैक्शन होती है, बट इसके अंदर जो हमारा काम तो हो सकता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम लोग सही तो कर सकते हैं, बट इसके लिए हमारा ड्रॉबैक ये आता है कि सीपीयू का जो ओवरहेड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सारा काम तो सीपीयू ने करना है, सीपीयू के पास बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। सारे के सारा मर्ज करना, उसको साइड करना, फिर दूसरे वाले जो स्पेस नहीं ले रहे उनको मर्ज करना, उनको साइड करना, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास, अब ये वाला जो पोर्शन है आप इसको एक बार ही दोबारा से रिवाइज करो। यहाँ पे 2 मिनट। फिक्स पार्टीशन क्या होती है, हमारे कॉन्टिन्यूस वाले का पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास डायनेमिक क्या होती है, ये हमारा भी कॉन्टिन्यूस का पार्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेरियस वाला जो एल्गोरिथम है विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट होल्स इन लिंक लिस्ट थ्रू लिंक लिस्ट एंड एलोकेट देम टू द प्रोसेस। अब ये वाला जो हमने काम बोला कि इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ओवरकम करने का हमारे पास एक और तरीका है, वो क्या है, हमारे पास जो डिफरेंट होल्स पड़े होते हैं उन होल्स को हम यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, हमने एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था लिंक लिस्ट। वो लिंक लिस्ट क्या होता है, पॉइंटर्स को स्टोर करता है। जब वो पॉइंटर्स को स्टोर करता है कि एक जो डेटा है वो मेरे यहाँ पर स्टोर है, दूसरा डेटा यहाँ पर स्टोर है, पर इस वाले को इसका एड्रेस पता है तो ये जाकर इससे इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट के थ्रू जो है अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वहां पर जो मेरी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो होल्स ढूंढने का तरीका है वो मेरे पास 4 तरीके हैं, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। अभी जो 4 तरीके हैं होल्स ढूंढने के लिए, उसमें से फर्स्ट फिट आता है। इसका मतलब क्या है, आपके पास मेमोरी है और उसमें जो सबसे पहला आपको होल दिखता है आप उसको क्या कर लो, होल्ड कर लो, एंड उसी में जो है आप अपना प्रोसेस को लोड कर देना, ठीक है। एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ, यानी कि आपने ढूंढना स्टार्ट की, मेरी मेमोरी है, अब यहाँ पर गई तो 2 KB का मिला, फिर यहाँ पर गई 3 KB का मिला, यहाँ पर गई 5 KB का मिला, और आपको लगता है कि जो 5 KB वाला है वो सबसे बड़ा, मतलब जितने मेरे पीछे ढूंढे वो सबसे बड़ा था। तो जो सबसे बड़ा जो होल है बिग इनफ, जो आपको लगता है कि हमारे जो प्रोसेस आने वाला है, फॉर एग्जांपल वो 4 KB का है, हाँ तो 5 वाला मेरे लिए ठीक रहेगा, तो वहां पर जो है आप फर्स्ट फिट का यूज कर सकते हो। जो फर्स्ट फिट है आपको सिर्फ घूमना है और जो भी आपको बड़ा होल मिलता है उसको लेना है, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा और सिंपल रहेगा इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और ये फास्ट होता है और लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट क्या होता है, जितने, जैसे मेरी ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर में यहाँ तक जो है ब्लॉक जो है वो रिजर्व्ड है, तो जहाँ तक में रिजर्व्ड होता है उसके नेक्स्ट वाला जो भी खाली होता है ये उसको रिजर्व कर लेता है, ठीक है। एनहांसमेंट ऑफ फर्स्ट फिट बट स्टार्ट सर्च ऑलवेज फ्रॉम द लास्ट एलोकेटेड होल, यानी कि जो लास्ट एलोकेटेड होल था उससे आगे ढूंढना स्टार्ट कर देगा, या तो उसी को जो उससे नेक्स्ट वाला स्टेप है उसको होल्ड कर लेगा, या फिर आगे जाके देखेगा कि कौन सा जो है मेरे लिए बिग इनफ होने वाला है।
वाला है, ये वाला जो है स्टार्टिंग से ढूंढेगा, ये वाला वहां ढूंढेगा जो लास्ट में एलोकेटेड है, उसके बाद से ढूंढना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसके भी सेम एडवांटेज है जो मेरे इसके लिए है। ठीक है, बेस्ट फिट क्या होता है मेरे लिए, इसका बेस्ट फिट नाम है, दैट मीन्स ये बेस्ट होगा। एलोकेट स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ। अब ऐसा नहीं है, जो मेरा प्रोसेस है मुझे पता है कि मैंने जितना भी काम किया है वो 10 KB से या 10 MB से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वाले में और फर्स्ट वाले में बिग इनफ होल है 50 KB का या 50 MB का जो ब्लॉक है वो रिजर्व कर लिया, तो बाकी जितना भी मेरे पास स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है। बट बेस्ट के अंदर मुझे पता है 10 का है तो उससे थोड़ा सा बड़ा ले सकती हूँ, 11 KB का ले सकती हूँ, 12 KB का ले सकती हूँ, तो जस्ट बड़ा ले सकती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो तो चल जाएगा। ठीक है, लेसर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो इसके अंदर आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम हो जाएगी, बिकॉज अगर 10 KB का जो है आपका प्रोसेस आ रहा है और आपने 11 KB का जो एलोकेट किया है होल, तो 1 KB की फ्रेगमेंटेशन होगी आपके उसके अंदर। ठीक है, मे क्रिएट मैनी स्मॉल होल्स एंड कॉज मेजर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब फॉर एग्जांपल जो आपका 1 KB बच गया, नेक्स्ट में 1 KB बच गया, नेक्स्ट में 1 KB बच गया, तो ये सारी जब आप साइड में मर्ज करोगे तो उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। स्लो एज रिक्वायर्ड टू आइटरेट होल फ्री होल्स। अब आपकी इतनी ज्यादा मेमोरी है, उस पूरे पे आपको क्या करना पड़ेगा, आइटरेट करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, ताकि उस एग्जैक्टली जो आपको होल चाहिए वो आपको मिल सके, तो आपके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि जितना भी आपके पास मेमोरी है उसमें सबसे बड़ा जो आपको लगता है कि मतलब सबसे ही बड़ा जो होल है उसको आप एलोकेट कर दो। ठीक है, एलोकेट द लॉन्गेस्ट होल दैट इज बिग इनफ। आपको लगता है सबसे बड़ा होल यही है, आप उसको एलोकेट करो। ठीक है, इसके लिए भी आपको पूरी की पूरी लिंक लिस्ट पे जो है आइटरेट करना पड़ेगा, पूरी की पूरी अपनी मेमोरी पे आइटरेट करना पड़ेगा। लीव्स लार्जर होल्स दैट में अकोमोडेट अदर प्रोसेस। तो ये क्या है, अदर प्रोसेस के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये 4 चीजें हैं जो हमारी क्या कर सकती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम कर सकती हैं। किस तरीके से कर सकती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। तो अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस तरीके से लिंक लिस्ट को या होल्स को किस तरीके से आप प्रिटेंड कर सकते हो, किस तरीके से बचा सकते हो, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। जो 4 चीजें हैं, या फिर आप सिंपली पूछ सकते हैं फर्स्ट फिट क्या होती है, नेक्स्ट फिट क्या होती है। ठीक है, अब आती है हम नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पर। हाँ जी, तो नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के नाम से क्लियर है कि ये डायनामिक टाइम पर यानी कि रन टाइम पर जो है मेमोरी को एलोकेट करेगा। जैसे हम लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा था, मेलॉक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, रन टाइम पर मेमोरी को एलोकेट करता है। तो उस तरीके से इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू एलोकेट मेमोरी टू द प्रोसेस इन नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर। यानी कि एक को यहाँ पर 100 फॉर एग्जाम्पल बाइनरी में हम लोग नहीं बोल रहे, सिंपल 100 एड्रेस दे दिया एक हमारे डेटा को, नेक्स्ट उसके अगला ही डेटा था जो उसके साथ ज्वाइंट है, बट उसको उसने एड्रेस दिया 2000। तो ये जो बीच का इतना गैप है वो क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूअस है। In this approach, memory is not necessarily allocated in continuous block। जरूरी नहीं है कि next सेम ही मिल रहा होगा आपको। allowing process to occupy scattered memory location as needed। अगर उनको जरूरत है तो कहीं पर भी वो scattered तरीके से memory allocations को दे सकता है। सबसे पहले इसमें पॉइंटर बेस्ड एड्रेसिंग रहेगी। जैसे लिंक लिस्ट मैंने अभी आपको बताया, एक होल यहाँ पर है, एक होल यहाँ पर है, एक होल यहाँ पर है, बट उनके जो पॉइंटर्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, to keep track on the non-continuous memory blocks allocates to the process the memory allocated blocks। The operating system maintain a data structure often a linked list और ट्री के अंदर भी हम जो है पॉइंटर्स को स्टोर करते हैं, containing pointers to the allocated memory blocks। नेक्स्ट आता है वर्चुअल मेमोरी। इसके अंदर जो है नॉन कॉन्टिन्यूस, जो ये नॉन कॉन्टिन्यूस है हमारा, नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। यानी कि जो पूरा का पूरा वर्चुअल मेमोरी है वो इस सिस्टम पे बेस्ड है, वेयर एज अ प्रोसेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस में नॉट बी डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड to the physical memory location। Instead, memory pages are mapped dynamically between physical memory and secondary storage। यानी कि लॉजिकल एड्रेस डायरेक्टली जब नहीं कम्युनिकेट कर पाता तो क्या करता है, फिजिकल मेमोरी जो है सेकेंडरी स्टोरेज के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। ये हमारा वर्चुअल जो मेमोरी है उसका कंसेप्ट है, ये आपको वर्चुअल मेमोरी में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो नॉन कॉन्टिन्यूस है, उसके अंदर आपको मिलेगा पेजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो पेजिंग क्या होता है मेरा, पेजिंग इज द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज मेमोरी इन अ वर्चुअल मेमोरी environment। In paging, the logical address space of a process is divided into fixed size block। यानी कि जो मेरा पेजेस है उसके अंदर जो लॉजिकल एड्रेस होता है मेरा, वो फिक्स साइज ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होता है, जिसको हम पेजेस बोलते हैं। ठीक है,
while the physical memory is divided into same type of blocks called frames। यानी कि फिजिकल मेमोरी के अंदर हमारी जो फिजिकल मेमोरी होती है, अगर वो हम उसको डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 KB का हम लोग जो है फिक्स साइज में डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम फिजिकल मेमोरी के अंदर फ्रेम्स बोलने वाले हैं। एंड सेम चीज जब हम लॉजिकल एड्रेस के अंदर एक डेटा को या फिर एक पेज को जो है डिवाइड कर रहे हैं 10 KB का, उसको हम पेज बोल रहे हैं। लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस के अंदर जब आपने डिवाइड किया पेज 10 KB का, सेम साइज होता है, जो लॉजिकल एड्रेस का ही होगा वही फिजिकल एड्रेस का होगा। यहाँ पर आप इसको पेज बोल रहे हो, यहाँ पर आप इसको फ्रेम बोल रहे हो, और ये वाला जो पेज है हमारा फ्रेम के ऊपर मैप होगा, यानी कि इस पेज को इस वाले फ्रेम के ऊपर रख दिया जाएगा, तभी तो सेम साइज की हमें जरूरत है। ठीक है, The operating system then maps these pages to frames। जो पेजेस है उनको फ्रेम्स के ऊपर मैप कर दिया जाएगा, allowing processes to access memory in feasible and efficient manner। ताकि जो भी हमारी मेमोरी है उसको फिजिबल एंड हमारा जो फ्लेक्सिबल मैनर है, हमारा जो एफिशिएंट मैनर है, उसके हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो पेज एंड पेज फ्रेम्स क्या होते हैं, दोनों के साइज जो है वो सेम होते हैं। बोथ द लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड द फिजिकल मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज। फिक्स साइज के ब्लॉक्स में दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एंड जनरली जो हम लोग इनको डिवाइड करते हैं वो 2 की पावर में करते हैं, जैसे 4 KB का हो सकता है, 8 KB का हो सकता है, 16 KB का हो सकता है, 32 KB का हो सकता है, 64 का हो सकता है। 2 की पावर में जो है हम लोग इनको साइज को जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, एड्रेस ट्रांसलेशन। अब जो पेजिंग की एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होती है, मैंने प्रोसेस जनरेट्स अ मेमोरी एड्रेस। अगर एक प्रोसेस जो है जनरेट करता है मेमोरी एड्रेस को, जो भी उसका मेमोरी का एड्रेस है, तो CPU डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स। अब जो CPU है उसका काम क्या है, एक प्रोसेस है, उसने एड्रेस जनरेट किया कि वो प्रोसेस कहाँ से जनरेट हुआ है, उसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा। अब CPU का काम है उस वाले एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। वो पार्ट्स क्या होंगे, अ पेज नंबर एंड एन ऑफसेट। जो मैंने पहले बात की, वो जो पेज नंबर है उसको रखेगा कि उस पेज का नंबर क्या है लॉजिकल एड्रेस में, एंड उसका जो ऑफसेट है, यानी कि वो पेज जो है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है। ऑफसेट क्या होता है, मैक्सिमम नंबर। तो पेज नंबर क्या है एंड जो उसका लास्ट वाला नंबर है मैक्सिमम नंबर, उसका ऑफसेट क्या है, उसको स्टोर करके रखेगा। दिस पेज नंबर इज यूज टू इंडेक्स अ पेज टेबल। अब जो इंडेक्स हम बनता है हमारा, पेज नंबर इज यूज टू इंडेक्स अ पेज टेबल। अब ये जो हमारा पेज नंबर होता है, ये हमारा इंडेक्स होता है किसका, पेज टेबल का। हर एक पेज का एक पेज टेबल बनता है जिसके अंदर हम इंडेक्स यूज करते हैं, जो भी उस पेज का नंबर होता है। विच कंटेन्स द मैपिंग बिटवीन लॉजिकल पेजेस एंड फिजिकल फ्रेम्स। यानी कि जो हमारी फिजिकल मेमोरी है, लॉजिकल मेमोरी है, लॉजिकल एड्रेसेस है, उसके जो पेजेस हैं हमारे, वो सारे के सारे फिजिकल के फ्रेम्स के अंदर जो आकर लोड हो जाए। ठीक है, द ऑफसेट डिटरमिन्स द लोकेशन विद इन द सिलेक्टेड फ्रेम। जो ऑफसेट है वो हमें बताता है कि कौन सी जो लोकेशन है वो सिलेक्टेड है फ्रेम की। ठीक है, अब पेज टेबल क्या होता है, ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल। हर एक पेज का एक पेज टेबल बनता है, विच इज मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। द पेज टेबल स्टोर्स द मैपिंग बिटवीन लॉजिकल पेजेस एंड फिजिकल फ्रेम्स। यानी कि लॉजिकल जो पेजेस हैं उनको एंड फिजिकल फ्रेम्स जो है उनको, उनके बीच में जो मैपिंग होनी है, यहाँ मैपिंग का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ पर उनको मर्ज करना एक तरीके से। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं मैपिंग। इंडिकेटिंग विच फ्रेम ईच पेज is currently stored in if a page is not present in the physical memory। अगर हमारा जो पेज है वो फिजिकल मेमोरी के अंदर नहीं है, दैट मीन्स वो पेज कहाँ पर है मेरा, इट हैज बीन स्वैप्ड आउट टू डिस्क। इसका मतलब ये है वो पेज मैं जो मैप करना चाहती हूँ लॉजिकल से फिजिकल के अंदर, बट वो जो सेम पेज है मुझे फिजिकल के अंदर मिलना भी चाहिए, बट अगर वो फिजिकल में नहीं मिल रहा, दैट मीन्स वो कहीं और है, और वो कहीं और कहाँ पर है, स्वैप स्पेस के अंदर है, जिसको मैं डिस्क एरिया बोलती हूँ। ठीक है, The page table entry contains information about its location in secondary storage। अब ये जो पेज टेबल है ये मेरा 1 और 0 के वे में काम करता है। अगर 0 है दैट मीन्स वो फिजिकल एड्रेस में, फिजिकल मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है पेज, और अगर 1 है पेज की कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स वो मेरे फिजिकल के अंदर प्रेजेंट है, या फिर वो मेरी सेकेंडरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेज फॉल्ट। अब ये भी मेरे एक डिफरेंट कंसेप्ट है, पूरा का पूरा टॉपिक है कि पेज फॉल्ट क्या होता है, बट पेजिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आप इसको लिख सकते हो। पेज फॉल्ट क्या होता है, इफ अ प्रोसेस ट्राइज टू एक्सेस अ पेज दैट इज नॉट करेंटली इन फिजिकल मेमोरी, अ पेज फॉल्ट अकर्स। अब अगर एक फिजिकल मेमोरी के अंदर काम चल रहा है और उसको एक पेज चाहिए और वो पेज फिजिकल मेमोरी के अंदर नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होगा, पेज फॉल्ट अकर होगा कि फॉल्ट आ रहा है कि पेज तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम देन रिट्रीव द रिक्वायर्ड पेज फ्रॉम सेकेंडरी
सेकेंडरी स्टोरेज, तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि अगर फिजिकल मेमोरी के अंदर पेज नहीं मिल रहा, दैट मीन्स जो पेज है वो कहाँ पर हो सकता है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हो सकता है, जिसको हम डिस्क एरिया बोल रहे हैं या फिर स्वैप स्पेस बोल रहे हैं। तो वो जाएगा डिस्क के अंदर एंड वहां से जो पेज है हमारा लोड करेगा फ्री फ्रेम्स के अंदर फिजिकल मेमोरी के अंदर। ठीक है, द पेज टेबल इज अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द न्यू मैपिंग एंड द प्रोसेस इज अलाउड टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। अब जो पेज टेबल है, अगर उसमें हम लोगों ने 0 लिखा हुआ था कि फिजिकल मेमोरी में तो नहीं है टेबल, वो फिजिकल मेमोरी के अंदर तो नहीं है पेज, तो वहां पर 0 था। ठीक है, बट जब वहां पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पेज को लोड कर रहा है तो उस टाइम पर जो हमारा टेबल है, पेज टेबल है, वो भी अपडेट होगा और उस टाइम पर उसकी जो मैपिंग है वो हो जाएगी। तो प्रोसेस के अंदर भी उसके साथ में कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 आ जाएगा। दैट मीन्स फिजिकल मेमोरी के अंदर अब क्या है, हमारा पेज है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, फिर से रिवाइंड करके देखना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिमांड पेजिंग क्या होता है कि पेजिंग सिस्टम ऑफन एम्प्लॉय अ टेक्निक कॉल्ड डिमांड पेजिंग। मतलब मोस्टली ऐसा नहीं होता कि हमारा जो सिस्टम है वो डिमांड कर रहा है पेजेस की। ठीक है, बहुत अक्सर होता है, मतलब अक्सर नहीं होता, कभी कभी होता है ऐसा, वेयर ओनली द पेजेस दैट आर एक्चुअली नीडेड बाय द प्रोसेसर आर लोडेड इनटू द फिजिकल मेमोरी। अगर फिजिकल मेमोरी को किसी पेज की जरूरत है तो वो डिमांड करेगी कि मुझे इस पेज की जरूरत है, उस चीज को हम बोलते हैं डिमांड पेजिंग। एंड देन वो जो हमारा प्रोसेस है, जो भी हमारा सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर हमारे फिजिकल मेमोरी के अंदर हमें पेजेस को लाना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड डिमांड पेजिंग। एक तो होता है हम खुद से कर रहे हैं पेजिंग को, बाहर निकाल रहे हैं, अंदर लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, पर एक हमारा फिजिकल मेमोरी खुद से डिमांड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पेजिंग। ठीक है, जो पेजिंग है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, किसी अंदर मेमोरी का ज्यादा यूज हो सकता है क्योंकि हम इसमें स्पेस को सेव कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो मेमोरी के अंदर प्रोग्राम्स है वो रन हो सकते हैं। लार्ज एड्रेस स्पेस, पेजिंग अलाउज प्रोग्राम्स टू एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, क्योंकि हम ज्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज करने का मौका दे रहे हैं पेजिंग की कंसेप्ट की हेल्प से। प्रोटेक्शन एंड आइसोलेशन, इट कीप्स, अब जो हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हम जब डिस्क के अंदर रखते हैं तो वो जो है हमारी मेन मेमोरी में नहीं है, तो वो सेफ रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी स्लो कर देगा बिकॉज बार बार स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा है, आपका स्वैपिंग हो रही है इसके बीच में भी, तो वो सारा का सारा जो काम है हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो करेगा। फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, इट कैन वेस्ट मेमोरी बाय लीविंग स्मॉल अनयूज्ड स्पेसेस बिटवीन लोडेड पार्ट्स एंड प्रोग्राम्स। अब ऐसा नहीं है कि हमने सारा पार्ट यूज किया होगा, बीच में अगर कोई भी छोटा सा पोर्शन रह जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है काम की, पोटेंशियल फॉर डिलेज, अब जो काम है फॉर एग्जांपल अभी पेज चाहिए था बट वो यहाँ पर नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज में, उसको लाने में जो है टाइम लगेगा, तो उस टाइम तक जो है मेरा काम जो है वो डिले हो रहा है। ठीक है, ये हो गए मेरे पेजिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज। काफी सारा मैंने जो है पेजिंग के अंदर मेंशन किया है कि पेजिंग कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है मेरा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होती है, मेरी पेजिंग की तरह ही है बट पेजिंग के अंदर फुल फ्लैश जो है कोड होता है हमारा। ठीक है, लेकिन सेगमेंट्स के अंदर हमारा कुछ कुछ पार्ट होता है। ठीक है, इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिवाइड प्रोसेसेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू सेगमेंट्स ऑफ वेरिएबल साइज। जो भी हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है उसको हम डिवाइड करते हैं वेरिएबल साइज के अंदर, जिसको हम सेगमेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, अनलाइक पेजिंग में क्या हो रहा था, विच डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक। पेजिंग के अंदर फिक्स साइज था हमारा पेज का, फॉर एग्जांपल 30 KB है तो 30 KB ही रहेगा, इस तरीके से था। बट यहाँ पर सेगमेंट के अंदर अलग हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक का 2 हो गया, एक का 10 हो गया, एक का 12 हो गया, इस तरीके से सेगमेंट्स का जो साइज है वो वेरी कर सकता है। सेगमेंटेशन डिवाइड्स मेमोरी इनटू लॉजिकल यूनिट्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। किस तरह से हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो है लॉजिकल यूनिट पर बेस्ड करेगा मेरा सेगमेंटेशन। ईच सेगमेंट रिप्रेजेंट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और हर एक सेगमेंट क्या है हमारा कुछ ना कुछ हमारे प्रोग्राम का रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिफरेंट पार्ट। किस तरीके का पार्ट, जैसे कोई सेगमेंट है वो उसके पास सिर्फ कोड होगा, कोई सेगमेंट है जिसके पास सिर्फ डेटा होगा, कोई सेगमेंट है जिसके पास सिर्फ स्टैक वाला डेटा होगा, कोई सेगमेंट है जिसके पास सिर्फ हीप वाला डेटा होगा। तो जो पेजिंग था उसके अंदर हम सारी चीजें एक साथ ही लेकर आते क्योंकि वो फिक्स साइज का था। लेकिन सेगमेंट के अंदर अगर हमें अभी जरूरत पड़ रही है फॉर एग्जांपल कोड की, तो हमने फर्स्ट सेगमेंट को लोड कर दिया, सेकंड सेगमेंट के अंदर डेटा है, बाद में हमें जाकर जरूरत पड़ी कोड की तो हमने कोड को लोड कर दिया। ठीक है, और पेजिंग के अंदर सारी चीजें अगर एक साथ ही तो हमें सबको ही एक बार में लोड करना पड़ रहा था। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या आते हैं सेगमेंटेशन के, कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है इसमें। सेगमेंटेशन अलाउज फॉर वेरिएबल साइज सेगमेंट्स, यानी कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम वेरिएबल साइज के, यानी कि जितना भी हमें ब्लॉक चाहिए, जितना भी हमारा कोड है उसके अकॉर्डिंग जो है हम सेगमेंट्स बना सकते हैं। अकोमोडेटिंग प्रोग्राम्स विद
डाइवर्स मेमोरी रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग डाइवर्सली जो है काम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन, अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बिकॉज जब जरूरत होगी तभी जो है सेगमेंट आकर लोड करेगा मेमोरी के रीजन के अंदर। नेक्स्ट आता है शेयरिंग, सेगमेंट्स कैन बी शेयर्ड बिटवीन प्रोसेसेस, और जो एक सेगमेंट हमने बनाया, फॉर एग्जांपल ये वाला जो कोड है वो हमारे दो प्रोसेसेस यूज करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। रिड्यूसिंग मेमोरी डुप्लीकेशन एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, और ये हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है एंड जो डुप्लीकेसी है उसको रिड्यूस करता है, बिकॉज एक कोड को अगर कोई और प्रोसेस भी शेयर करना चाहता है तो वो अलाउ कर रहा है, वरना अगर वो अलाउ नहीं करता तो जिस प्रोसेस को सेम कोड चाहिए था हर कोई प्रोसेस अपने लिए अलग कोड अलग सेगमेंट बनाता, तो यहाँ पर जो डुप्लीकेसी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज में आते हैं तो फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर भी होती है। सेगमेंटेशन कैन सफर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिड्यूसिंग मेमोरी एफिशिएंसी, मेमोरी एफिशिएंसी को रिड्यूस करने के चक्कर में इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, ओवरहेड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास मेमोरी का एक स्पेस बचा हुआ है तो वहां पर 5 KB आ सकता था, तो ये जो कोड था वो 3 KB का था, वो 3 तो लोड हो गया। नेक्स्ट वाला जो डेटा था वो क्या था 7 KB का, तो वो 7 KB का 2 KB की जगह पे लोड नहीं होगा, कहीं और लोड होगा जाकर, तो उस तरीके से यहाँ पर मेरे पास फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। नेक्स्ट ओवरहेड बढ़ जाता है, क्योंकि सेगमेंट जब बनेगा तो सेगमेंट की टेबल्स भी बनेंगे, उसके एड्रेसेस लिखे जाएंगे। इंट्रोड्यूस ओवरहेड होगा, इम्पैक्ट करेगा मेरी सिस्टम की परफॉर्मेंस को, क्योंकि जब भी कोई ना कोई काम जो है वो एक्स्ट्रा होगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस पे है फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज हर चीज को आपको केयरफुली मैनेज करना है, प्लान करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ज्यादा नहीं है लिखने का, तो आप इतना ही जो पार्ट है वो मेंशन करके आओ। तो ये जो नॉन कॉन्टिन्यूस वाले मेरे 2 थे, पेजिंग वाला एंड जो दूसरा था मेरा सेगमेंटेशन, ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है गाइस। ठीक है, थोड़ी सी आपकी जो वीडियो है वो लेंथी होने वाली है, बट कंसेप्ट आपको मैं बिल्कुल अच्छे से डीप में समझा रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है। अगर आप अपनी बुक पे उठा के देखोगे तो इतना ज़्यादा जो पोर्शन है आपका मेमोरी का कवर्ड है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और यहाँ पर ये जितनी थ्योरी है ना, मैं सच बता रही हूँ, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सिर्फ ये डायग्राम समझ लिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये पूरी की पूरी क्या है, मेरी रैम है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रैम है 15 KB की है। ठीक है, 15 KB की मेरे पास रैम है, तो यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक मैंने इसके एड्रेस लिखे हुए हैं। वैसे बाइनरी में होते हैं एड्रेस, बट हमने यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक एड्रेस लिखे हैं। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट प्रोसेसेस है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का क्या काम होता है अभी देखो, तो यहाँ पर जो प्रोसेस 1 है मेरा वो 6 KB का है, तो यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक उसके एड्रेस हैं। नेक्स्ट है जो मेरा प्रोग्राम वो 8 KB का है, 0 से लेकर 7 तक उसके एड्रेस हैं। अब मुझे क्या करना है, ये सारे के सारे जो ये प्रोसेस है इसके पास क्या है, 1 पेजेस है इनकी, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, थर्ड पेज है, फोर्थ पेज है। अगर मुझे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे इसके सारे के सारे जो पेज हैं वो मेमोरी के अंदर, अपनी फिजिकल मेमोरी के अंदर लोड करने पड़ेंगे। तो इस टाइम पर हमने क्या किया, लोड कर दिया सारे के सारे पेजेस को अपने मेमोरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सारे के सारे 8 के 8 पेजेस यहाँ पर लोड हो गए। ठीक है, और ये वाले जो पेजेस हैं साथ के साथ मेरे यहाँ पर लोड हो गए। तो इस तरीके से मैंने लोड ऑल पेजेस, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। अब मेरे पास एक और प्रोसेस आता है जिसका नाम है P3 और ये 6 KB का है, तो ये भी जो है एग्जीक्यूशन चाहता है, ये भी एग्जीक्यूट होना चाहता है, तो ये वाले के लिए हमारे पास मेमोरी में स्पेस नहीं है। इसी तरीके से होता है हमारे रियल टाइम में भी कि हमारे पास जो स्पेस होती है रैम के अंदर वो 16 GB 32 GB है, बट हमें जो काम कराना है वो ज्यादा GB का कराना है, 64 GB का काम कराना है। तो उस तरीके से हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होना चाहता है तो सिर्फ मेरे पास एक ही जो फ्रेम है यहाँ पर फिजिकल मेमोरी के अंदर सिर्फ एक ही फ्रेम खाली है, बट हम एक फ्रेम को यहाँ पर जो है नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अब नाउ इन दिस सिचुएशन प्रोसेस 3 कैन नॉट टेक अ स्पेस इन रैम, तो इस तरीके की सिचुएशन में तो मेरा प्रोसेस 3 नहीं ले सकता स्पेस। ठीक है, नॉट यूज पेजेस स्टोर इन द डिस्क। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अब इस कंसेप्ट को समझ में आ गया कि हम लोग सारे लोड कर देंगे तो हमारे पास बाकियों के लिए जगह नहीं बचेगी। अब हम क्या करेंगे, जितने भी फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस 1 है, इसके पास
6 पेजेस हैं, जरूरी तो नहीं है वो सारे 6 पेजेस को स्टार्टिंग में ही यूज कर ले, है ना। फॉर एग्जाम्पल उसको सिर्फ 3 ही पेजेस की नीड थी, मैं लिखा है 3 पेजेस के ऊपर नीड, इसके लिए सिर्फ 3 ही पेजेस नीडेड है, ठीक है, और इसके लिए 2 ही पेजेस नीडेड है, ठीक है। बिकॉज अगर हम एक प्रोग्राम को भी चला रहे होते हैं तो उसके अंदर जरूरी नहीं है हम सारे ही जितने भी फंक्शंस हैं उनको कॉल करते हैं, ठीक है, जिसकी जरूरत होती है हम उसको कॉल करते हैं, तो बाकी जो फंक्शंस हैं वो यूज भी नहीं हो रहे उस टाइम पर। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, जितने भी पेजेस है सबको एक बार में लोड करना अच्छा तरीका नहीं है, जितने भी नीडेड पेजेस हैं हम सिर्फ उनको ही लोड करेंगे मेमोरी के अंदर, एंड यहाँ पर प्रोसेस 2 के भी उतने ही लोड करेंगे। तो यहाँ पर 2 वाले हो रहे हैं, यहाँ पर 3 हो रहे हैं, तो टोटल कितने होंगे 5, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 5 तक जगह लेगा और बाकी वाला जो ये प्रोसेस 3 है ये भी मेरा एग्जीक्यूट हो पाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे जितने भी मेरे फ्री बचे हैं वो सारे के सारे मेरे कहाँ पे स्टोर होंगे, कहीं ना कहीं उनको भी तो स्टोर होना पड़ेगा ना, क्योंकि जितने भी फ्री वाले मेरे पेजेस हैं वो सारे के सारे मेरे डिस्क के अंदर स्टोर होते हैं। तो डिस्क के अंदर आपकी 1 TB की आपकी डिस्क होती है या फिर ज्यादा की भी हो सकती है, तो वो डिस्क के अंदर आपको कुछ जो एरिया होता है वो आपका रिजर्व्ड होता है। तो यहाँ पे 1 GB का जो एरिया है वो हमारा रिजर्व्ड है, पूरी की पूरी डिस्क हमारी स्वैप स्पेस नहीं है, डिस्क के अंदर कुछ एरिया हमारा रिजर्व्ड होता है, उसको हम स्वैप स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये 1 GB का एरिया हमारा फिक्स है उसको हमने स्वैप स्पेस बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे 1 GB के अंदर नॉट नीडेड पेजेस स्टोर है, ठीक है, एंड रिजर्व्ड एरिया, ये हमारे लिए स्वैप स्पेस क्या है, हमारे लिए एक रिजर्व्ड एरिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही फिजिकल मेमोरी के अंदर हमारा प्रोसेस 1 चल रहा था उसको हमने 3 पेज ही लोड करे थे मेमोरी के अंदर, ठीक है, उसको जो है अपने 5th पेज की अब जरूरत पड़ गई, तो उस टाइम पर जो फिजिकल मेमोरी है वो 5th पेज के लिए क्या जनरेट करेगी बताओ, पेज फॉल्ट जनरेट करेगी, बिकॉज यहाँ पर फिजिकल मेमोरी के पास तो 5th पेज है ही नहीं, तो पेज फॉल्ट जनरेट करेगी। तो जैसे ही पेज फॉल्ट जनरेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि मेरे जो पेजेस है वो कहाँ पर मैंने स्टोर कर रखे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, तो वो आएगा डिस्क के पास और यहाँ स्वैप स्पेस में से क्या कर देगा, जो भी उसको पेज चाहिए उसको ले जाकर अब उसके फ्रेम के अंदर डाल देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन द पेज नीड, जैसे ही पेज की जरूरत है तो उसको हम स्वैप इन कर देंगे, तो यहाँ से ले जाकर हम इसको इसमें स्वैप इन कर देंगे, एंड जैसे ही हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है किसी पेज की उसको वापस से अपनी स्वैप स्पेस में ले आएंगे और उसको हम बोलते हैं स्वैप आउट, यानी कि मेमोरी से हम लेकर आ रहे हैं वापस स्वैप आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेज क्या आते हैं इस तरीके का काम करने की, वर्चुअल मेमोरी जो ये सारा का सारा कंसेप्ट किसका है, वर्चुअल मेमोरी का, यानी कि वर्चुअल मेमोरी हमें एक तरीके से इल्यूजन प्रोवाइड करती है कि आपके पास बहुत सारी मेमोरी है, ठीक है, लेकिन असल में जो मेमोरी है फिजिकल मेमोरी के पास नहीं होती, वो वर्चुअल मेमोरी के पास होती है, डिस्क के पास होती है, ठीक है। इससे एडवांटेज हमें ये मिलता है कि बहुत सारे जो मल्टीपल प्रोग्राम्स है, जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स लिए, प्रोसेस लिए, उनको हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं, एंड जो यूजर है वो लॉन्ग प्रोग्राम्स को भी लिख सकता है। फॉर एग्जांपल उसके पास जो है 10 GB की स्पेस बची हुई है लेकिन जो उसका काम है वो 12 GB का है, तो उस तरीके का काम भी वो पॉसिबल है अगर हम लोग इस तरीके की टेक्निक का यूज करें, ठीक है। उसके बाद आता है अप्लाई मेथड ऑफ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, इट्स डिमांड पेजिंग, यानी कि डिमांड पेजिंग के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अब डिमांड पेजिंग में हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर जो है रैम के अंदर हम डिमांड करते हैं उसको भी हम रीड करेंगे। उसके बाद आता है प्योर डिमांड पेजिंग। प्योर डिमांड पेजिंग के अंदर क्या होता है, पेजेस होते हैं आपके वो सारे के सारे फर्स्ट टाइम पर ही पूरे के पूरे पेज जितने भी, यहाँ पे हमने क्या किया, जितने नीडेड थे वो रैम में डाल दिए, जितने नहीं नीडेड थे उनको हमने कहाँ डाल दिया, डिस्क के अंदर डाल दिया। बट प्योर डिमांड पेजिंग आ भी सकता है कि डिमांड पेजिंग और प्योर डिमांड पेजिंग में क्या फर्क है। तो प्योर डिमांड पेजिंग के अंदर आप सारे के सारे जितने भी आपके पेजेस सारे के सारे आप किसमें डाल दो, डिस्क में डाल दो, तो स्टार्टिंग में, और जब जरूरत पड़ेगी तब आप कहाँ पे रैम को जरूरत पड़ी है तो वो क्या करेगी, अपने पेज फॉल्ट जनरेट करेगी, एंड पेज फॉल्ट जनरेट करने के बाद आप स्वैप स्पेस से स्वैप इन कर दोगे रैम के अंदर, ठीक है। अब इस वाले प्योर डिमांड पेजिंग के अंदर जो है हमारा काम जो है वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि कम से कम यहाँ पर कुछ तो फ्रेम्स थे, कुछ तो हमने पेजेस लोड करे थे जिससे काम चल रहा था, और जब नहीं मिला तब उसने पेज फॉल्ट जनरेट कर दिया। पर स्टार्टिंग में हमने कोई पेज रखा ही नहीं है तो इसके अंदर जो है हमारे बहुत ज्यादा जो है पेज फॉल्ट जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए कॉस्टली प्रोसेस होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्वैप इन स्वैप आउट करना पड़ता है, कुछ क्योंकि यहाँ पे तो कुछ प्रोसेस थे, कुछ पेजेस थे और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, इसका मतलब है बहुत ज्यादा पेज फॉल्ट जनरेट होंगे। नेक्स्ट आता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो इस चीज का जो हमारा ओवरकम करने का तरीका है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है। नीडेड पेज लोडेड फर्स्ट, मतलब सेम चीज वही जो मैंने आपको यहाँ बोली कि जो भी हमारे पेजेस जरूरत वाले हैं उनको हम पहले यहाँ पर लोड कर देते, उसको हम उस वाले कंसेप्ट को हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जितना भी थ्योरी में आएगा आपका वर्चुअल मेमोरी के अंदर वो मैंने सारा का सारा आपके इस डायग्राम के थ्रू क्लियर करा
करा दिया है। तो ये डायग्राम की मैंने अलग से भी जो है आपको पिक्चर में टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इसको टेलीग्राम से देखकर एक बार खुद से बना के देखिएगा, तो आपको सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो याद रहेगा कि आपको वर्चुअल मेमोरी के अंदर एक्सप्लेन क्या करना है। और अगर आप इस तरीके से डायग्राम भी बना के आ जाते हो तो टीचर को इफेक्टिव लगता है कि आपको जो है कंसेप्ट के बारे में डीपली नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वही वर्चुअल मेमोरी क्या है, क्या एडवांटेज होते हैं इसके, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सेम वही कहानी है जो मैंने आपको भी अच्छे से बताई है। वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस दैट आर नॉट कंप्लीट इन द मेमोरी। मेमोरी के अंदर वो नहीं है हमारे सारे प्रोसेसेस, लेकिन उनकी फिर भी एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो ये हमारी कैसी टेक्निक है? इट प्रोवाइड यूजर एंड इल्यूजन, एक इल्यूजन प्रोवाइड करता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मेमोरी है, बहुत बड़ी बिग मेमोरी है, मेन मेमोरी। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग अ सेकेंडरी मेमोरी एज द मेन मेमोरी, यानी कि स्वैप स्पेस की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाता है। इसका एडवांटेज क्या है? वो जो मैंने आपको दोनों बताया अभी कि फिजिकल मेमोरी जो है हमारी लार्ज हो जाती है, तो उसके अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को हम लोग यूज कर पाते हैं। एंड ये हमारे बहुत सारे हमारे लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम वुड नो लॉन्गर बी कंस्ट्रेन्ड बाय अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी दैट इज अवेलेबल। तो हमारे लिए जो प्रोग्राम्स वगैरह उनको वेट नहीं करना पड़ता, उनको डिले नहीं होना पड़ता। तो वही सेम सारी चीजें जो है वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद डिमांड पेजिंग इज पॉपुलर मेथड ऑफ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके बताई है कि अप्लाई किया जाता है डिमांड पेजिंग के थ्रू। डिमांड पेजिंग के अंदर क्या होता है? इन डिमांड पेजिंग द पेजेस ऑफ अ प्रोसेस विच आर लीस्ट यूज, जो बहुत कम यूज होते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज में यूज कर देते हैं। सेम चीज मैंने आपको डायग्राम में बता दी। अ पेज इज कॉपीड टू द मेन मेमोरी व्हेन इट्स डिमांड इज मेड, और पेज फॉल्ट अकर, जैसे ही पेज फॉल्ट अकर होता है तो हमको कॉपी करना पड़ता है ना, वही सेम चीज देखिए। देयर आर वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग पेज को जो है हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो ये सारी चीजें वही हैं जो हमने पीछे डायग्राम के अंदर देखी है। आपने इसको एक बार क्या करना है? रीड करना है। ठीक है, तो डिमांड पेजिंग जो है हमारे काम कैसे करती है ये भी मैंने आपको यहाँ पर जो है डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। डिमांड पेजिंग किस तरीके से कर रही है, पेज फॉल्ट जनरेट हो रहा है, यही चीज को आपने क्या बना के लिखना है? थ्योरी पे बना के लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट कंसेप्ट आपका, विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है। बट इसको आपको पढ़ने से पहले पेज फॉल्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि आपको भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो पेज फॉल्ट अगर होते हैं व्हेन नीड अ पेज एंड नॉट प्रेजेंट इन रैम, सॉरी मैम इट्स रैम, ओके, रैम में अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर इट्स मैम घूम रहा है दिमाग में। व्हेन नीड अ पेज एंड नॉट प्रेजेंट इन द रैम, ठीक है, अगर हमें वो पेज चाहिए जो रैम के अंदर प्रेजेंट नहीं है, पेज फॉल्ट अकर होगा कि हमारे पास तो पेज नहीं है और आपको एग्जीक्यूशन करानी है, तो पेज फॉल्ट अकर करेगा फिजिकल मेमोरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर? यूज करते हैं हम किसका? स्वैप स्पेस का। अभी जो आपको बात बताई, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था स्वैपिंग के अंदर ये वर्ड बार बार यूज होंगे। आप बोलोगे बार बार एक ही सेम चीज क्यों बता रहे हो? कि सेम चीजें हैं, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था कि आपको ईजी लगे। स्वैप स्पेस से आप कहाँ लेकर जाओगे? रैम के अंदर, और क्या लेकर जाओगे? पेजेस को लेकर जाओगे। ठीक है, बट इफ रैम ऑलरेडी फुल, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे मेरी रैम है और इसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। प्रोसेस 1 के पेज हैं, प्रोसेस 2 के हैं, प्रोसेस 3 के हैं, प्रोसेस 1 का है, प्रोसेस 2 का, और हमें क्या करना है? अब हमें एक पेज को इसके अंदर लोड करना है। ठीक है, क्योंकि पेज फॉल्ट अकर हुआ कि मेरे पास प्रोसेस 4 का तो पेज है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी स्टोरेज से हमें पेज को लेकर आना पड़ेगा रैम के अंदर। बट रैम तो ऑलरेडी फुल है और पेज भी चाहिए क्योंकि पेज फॉल्ट जनरेट हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? नीड टू डीएलोकेट पेज। अब यहाँ से किसी ना किसी पेज को निकालना पड़ेगा ताकि जो पेज की जरूरत हो रही है, जिसकी वजह से पेज फॉल्ट आया है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर उसको डाल दें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज करते हैं, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम आई क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी क्योंकि हमें चाहिए, पेज फॉल्ट अकर किया है कि प्रोसेस चाहिए, पेज चाहिए, बट उसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, और उस पेज को निकालने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस निकालना है ये देखने के लिए मुझे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई जो हमें पेज है वो डीएलोकेट करना पड़ेगा। टू फाइंड विच प्लेस नीड टू डीएलोकेट फ्रॉम रैम वी हैव एल्गोरिथम। तो हमें कौन कौन से पेज को डीएलोकेट करना है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स है, जैसे कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एल्गोरिथम आती है वो आती है फीफो, नेक्स्ट आती है मेरे पास एलआरयू, एंड थर्ड वन इज योर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। 3 एल्गोरिथम्स को आपने पढ़ना है।
फीफो क्या बोलती है आपको, यहाँ पर अच्छे से इसकी थ्योरी यहाँ पे मिल जाएगी। फीफो एक बार देख लेते हैं। एलोकेट फ्रेम टू द पेज एज इट कम्स इनटू द मेमोरी बाय रिप्लेसिंग द ओल्डेस्ट पेज, यानी कि जो भी सबसे लास्ट में पेज आया था उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम नीचे से जो है काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो P1 वाला पेज था ये मेरा सबसे पहले आया होगा, इसका मतलब ये ओल्डेस्ट पेज है, इसको निकाल देते हैं। ये फीफो का मतलब ये ओल्डेस्ट जो फ्रेम है मेरा उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल भी लिया है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पेज इसके नंबर है। ठीक है, 7 है, 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 0 है, 4 है, 2 है, 3 है, 0 है, 3 है, 1 है, 2 है। ठीक है, ये सारे मेरे पेजेस के नंबर है। अब स्टार्टिंग में क्या करना है, मेमोरी के अंदर जब आपके पास मेमोरी जो है खाली है, अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं है, हाँ जी, तो स्टार्टिंग में तो जो है आपकी मेमोरी खाली है, तो आपके लिए 7 जो है मेमोरी के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक बार तो पेज 4 जनरेट होगा। यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि मेमोरी में कुछ भी नहीं है तो आपने एक पेज ले आए। ठीक है, सेकेंड टाइम पर आप 0 वाला पेज ले आए, सेकेंड टाइम पर भी क्या होगा, पेज 4 जनरेट होगा। थर्ड टाइम पर क्या होगा, आपको 1 वाला पेज चाहिए था, आप ले आए, यहाँ पर भी पेज 4 जनरेट होगा। नेक्स्ट टाइम पे आपको क्या चाहिए था, 2 चाहिए था। अब आपके पास सिर्फ इतनी ही जगह थी और आपके जो फ्रेम्स थे वो 3 ही फ्रेम्स आपके मेमोरी के अंदर आ सकते थे, और तीनों जो फ्रेम्स है वो फुल हो गए 7, 0, 1। अब आपको 2 वाले पेज को भी लोड करना है यहाँ पर, तो आपको इनमें से किसी एक को निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ही स्पेस है यहाँ पर रखने की। तो आप देखोगे इनमें सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कौन है, यानी कि सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले कौन आया है, 7 आया है। तो हम 7 को यहाँ से निकाल देंगे और 7 की पोजीशन पे 2 को लिख देंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2 और 0 और 1 अपने सेम पोजीशन पे रहेगा। तो यहाँ पर 2 भी मेरे पास नहीं था मेमोरी के अंदर, ये भी मुझे बाहर से मिला है, सेकेंडरी स्टोरेज से मिला है, तो यहाँ पर भी पेज 4 जनरेट होगा। ठीक है, फिर से इसको क्या चाहिए, 0 चाहिए, और आप देखोगे कि 2, 0, 1, यानी कि 0 वाला पेज तो आपके पास अवेलेबल है, उसने फिर से 0 को यूज करना था, तो यहाँ पर सेम रहेगा, कोई पेज 4 जनरेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे उसको चाहिए 3। अब 3 के लिए उसके पास 3 नहीं है, हमारे पास क्या था, 2, 0, 1 था, उसको चाहिए 3, तो यहाँ पर हमें 3 को लाना पड़ेगा। तो हम किसको यहाँ पर हटाएंगे, जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट था। तो पहले ओल्डेस्ट कौन था, 7, फिर ओल्डेस्ट कौन था, 0, फिर अब यहाँ पर इस केस में मेरे पास सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है वो है 0, तो हम 0 के जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो 2, 3, 1, 1 पहले से ही है, 2 भी पहले से ही था, और 3 हम ले आए हैं 0 की जगह पर। अब दोबारा से उसको क्या चाहिए, 0 चाहिए। देखो अभी 0 हमने हटाया और अब फिर से 0 चाहिए उसको। ठीक है, तो दोबारा से 0 चाहिए, अब 0 तो नहीं है, लास्ट टाइम तो था, अभी नहीं है, तो उसके लिए फिर से क्या होगा, पेज 4 जनरेट होगा। और लास्ट टाइम पे अब ओल्डेस्ट कौन था मेरा, तो 1 था, इस टाइम पे मेरा 1 ओल्डेस्ट था, तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। तो आपके पास है 2, 3, 0। अब हमें 4 चाहिए, तो 4 भी नहीं है मेमोरी के अंदर, तो हमारे लिए इस बार सबसे पुराना कौन था, तो ओल्डेस्ट था मेरे पास 2, तो हम 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। एंड इसी तरीके सो ऑन मेरा जो काम है वो चलता रहेगा। तो इस केस में बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो है पेज 4 जनरेट हुए। तो जितने जितने पेज 4 में जनरेट होंगे उतनी जो मेरी परफॉर्मेंस है वो खराब होगी, उतना जो ओवरहेड है वो बढ़ेगा। ओवरहेड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि स्वैप इन स्वैप आउट बार बार करना पड़ेगा। पेज 4 जितने भी जनरेट होंगे उतनी ही जो आपकी डिग्रेड है परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया मेरा फीफो के लिए आंसर, जिसके अंदर क्या करते हैं, ओल्डेस्ट फ्रेम्स को ढूंढते हैं। ठीक है, तब ओल्डेस्ट फ्रेम्स को ढूंढते हैं। अब एक बार इसको देख लेते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है, आपको समझ में आ गई है, मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रही हूँ। ठीक है, फीफो क्या होती है, एलोकेट फ्रेम टू द पेज एज इट कम्स इनटू द मेमोरी बाय रिप्लेसिंग द ओल्डेस्ट पेज। ओल्डेस्ट पेज को हम रिप्लेस करें, ये इजी है इम्प्लीमेंट करना। परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छी नहीं रहती, नॉट ऑलवेज गुड, मतलब सही भी रहती है, कई बार अच्छी भी नहीं रहती। ठीक है, द पेज रिप्लेस में बी इनिशियली मॉड्यूल दैट वाज यूज्ड लॉन्ग टाइम एगो गुड रिप्लेसमेंट कैंडिडेट। अब जो कई बार ऐसा होता है हमारे लिए गुड रिप्लेसमेंट कैंडिडेट की तरह बन जाती है। द पेज में कंटेन अ हैवीली यूज्ड वेरिएबल वाज इनिशियलाइज्ड अर्ली एज इन द कॉन्टेस्ट यूज विल अगेन कॉज पेज फॉल्ट। ये क्या कर सकती है, बार बार पेज फॉल्ट का यूज कर सकती है। जैसे हमने यहाँ पे 0 वाले केस में देखा था, जैसे ही 0 को निकाला वैसे ही 0 की जरूरत पड़ेगी, वैसा केस। ठीक है, अब यहाँ पे वैलिडी एनॉमली इज प्रेजेंट। अब ये एक पर्सन था जिसने इसके बारे में कुछ बोला था फीफो वाले के लिए। क्या बोला, इन द केस ऑफ LRU यानी कि लीस्ट recently used के अंदर an optimal page replacement algorithm, it is seen that the number of page fault will be reduced if we increase the number of frames। यानी कि अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स लगा दें, जैसे हमने यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है 3 ही फ्रेम्स का यूज किया है, इनके 3 ही नंबर्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था, 6 फ्रेम्स का यूज किया था, यहाँ पर 3 फ्रेम्स का यूज किया था। तो ये जो पर्सन था इसने क्या बोला कि हमने ये देखा है, ये सीन किया है, दोनों के दोनों जो एल्गोरिथम हमें पढ़नी है, लीस्ट वाले के अंदर और ऑप्टिमल वाले के अंदर जितने हम लोग फ्रेम्स को इंक्रीज कर रहे हैं उतना जो मेरा पेज फॉल्ट है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस ज्यादा है तो उतना हमारा जो पेज फॉल्ट है रिड्यूस होगा। बट फीफो के अंदर ऐसा नहीं है, बहुत बार जो है वो सही रहता है और बहुत बार जो उसकी इंक्रीजमेंट हो जाती है। मतलब हम पेज का जो फ्रेम्स है उनको बढ़ा भी रहे हैं लेकिन तब भी जो है पेज फॉल्ट है वो ज्यादा कर रहे हैं। तो इस पर्सन ने हमें बताया था कि वो हर केस में हमारे लिए स्ट्रेंज बिहेवियर रहता है। इसका लिखा है दिस इज द स्ट्रेंज बिहेवियर शोन बाय फीफो एल्गोरिथम इन द सेम ऑफ द केसेस। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। तो जिस तरह से मैंने ये सीक्वेंस चलाया है सेम ऐसे ही सीक्वेंस में आपने इसको चला के देखना है। तो क्या होगा, जो हमारे इस पर्सन ने बोला है उसने क्या बोला कि जैसे ही नंबर ऑफ फ्रेम मेरे इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ फॉल्ट जो है वो डिक्रीज होने चाहिए। मतलब पहले ज्यादा थे फिर कम 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 होने चाहिए। बट यहाँ पर अगर आप इस वाले को चलाकर देखोगे 1 2 3 4 1 2 5 इस वाले सीक्वेंस को चला के देखोगे ऐसे, तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसके अंदर आप जब आप 2 पे खड़े हो तो आपके पास 12 बार आपके जो है पेज फॉल्ट अक्कर होंगे। फिर 3 पे हो तब 9 पर जा रहा है इसका ग्राफ, एंड 4 पे हो तो 10 पे जा रहा है, 5 पर हो तो आपको 5 आ रहा है, और 5 पे हो तो फिर 5 आ रहा है, 6 आएगा यहाँ पर। जब 6 पे हो फिर यहाँ पर 5 आ रहा है। मतलब 2 पर जो है 12 बार हो रहा है, 3 पर जो है 9 बार हो रहा है तो कम हो गया, ठीक है। फिर जब 4 पे गया तो फिर से 10 हो गया, और फिर 5 पे गया तो फिर बिल्कुल ही कम हो गया। तो जो इसकी हमारी देखने की जो तरीका था वो क्या था, स्ट्रेंज बिहेवियर था, यानी कि कोई सीक्वेंस में नहीं चल रहा, इसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंज है, ठीक है। तो इस पर्सन ने बताया था जो हमारे दूसरे हैं लीस्ट रिसेंटली यूज एंड ऑप्टिमल वाला, उन दोनों में जो है ऐसा रहता है कि जितने जितने फ्रेम्स हम ज्यादा करेंगे उतने उतने जो भी मेरे फॉल्ट्स है वो कम हो जाएंगे। बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो ये आपका फीफो, आई होप कि आपको क्लियर है कि आपकी एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट आती है, मैं आपको बताती हूँ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट क्या है हमारी, रिमूव दोज पेजेस विच नेवर यूज्ड और लेट यूज्ड इन द सिस्टम। मतलब ये एक तरीके की ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि ऐसे वाले पेजेस को जो है बाहर निकाल दो जो कभी यूज ही नहीं होने सिस्टम के अंदर, या फिर ऐसे सिस्टम के अंदर से पेजेस को बाहर निकाल दो जो बहुत लेट जो है यूज होने वाले हैं। तो इस तरीके से इसको डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि कौन से पेजेस जो है वो लोड होंगे कौन से नहीं होंगे। तो उस तरीके से इसको डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना भी, ठीक है। अगर हम इसको जस्ट अपने न्यूमेरिकल के अंदर देखना चाहते हैं तो वो तो इजी है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। फाइंड इफ अ पेज दैट इज नेवर रेफरेंस इन फ्यूचर, जिसकी रेफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, तो ये एग्जिस्ट करे, उसको बाहर निकाल दो। सेम वही चीज है। लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट अमंग एनी एल्गोरिथम, जितने भी पेज फॉल्ट कम होंगे वो हमारी एल्गोरिथम में उतने ही अच्छा रहेगा, ठीक है। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना। ओएस रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग विच इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, यानी कि ओएस को कैसे पता लगेगा कि आगे जरूरत किस पेज की नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि हमारा सिमिलर है SJF शेड्यूलिंग की तरह। अगर आपने शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग नहीं देखी है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह, तो आप उसको जाकर देखो, उसकी तरह आएगी, ठीक है। बट इसका जो तरीका है अगर आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे तो ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। बट ओएस को कैसे पता लगेगा, उसको तो फ्यूचर की नॉलेज नहीं रहेगी, तो उसके लिए जो हम इस वाले तरीके को है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी कि जो सबसे रिसेंटली यूज्ड हुआ था उस वाले को हम लोग क्या करते हैं उसके साथ, ठीक है। We can use recent past as an approximation of the near future, then we can replace page that has not been used for the longest period। यानी कि जो लीस्ट रिसेंटली यूज है, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल 4 जो हैं पेजेस का यूज किया, तो अब तक जो है मैंने 1 पेज का जो है सबसे पहले यूज किया था और अब यूज नहीं किया। जो दोबारा यूज हो रहे हैं उनको तो हम लोग रखेंगे मेमोरी में, जो दोबारा यूज ही नहीं हुआ अभी तक तो उसको जो है मेमोरी से बाहर निकाल देंगे। तो लीस्ट रिसेंटली यूज जो है उसका मतलब यह है, कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2 वेव्स, यानी अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कोडिंग के अंदर तो 2 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, काउंटर्स की हेल्प से एंड हमारे स्टैक की हेल्प से। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए एडिशनल है, आप सिंपल जो है काउंटर्स भी लिख कर आ सकते हो कि काउंटर्स और जो हमारे स्टैक है उसकी हेल्प से आप इसको इम्प्लीमेंट कर दो, अदरवाइज ये आपके लिए एडिशनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है।
ओके तो यहाँ पर लीस्ट रिसेंटली यूज के अंदर आपका काम कैसे चलेगा, सेम आपके लिए न्यूमेरिकल यहाँ पे 7012030423022120, ठीक है। सबसे पहले तो जो है फर्स्ट पेज फोल्ड तक करूंगा क्योंकि मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं था, सेकंड टाइम पर भी करूंगा, थर्ड टाइम पर भी करूंगा, तो आपका 701 तीनों के तीनों मेरे मेमोरी के अंदर आ गया। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आपका जो 2 है वो आता है मेमोरी में, पेज आता है और वो बोलता है कि मुझे स्पेस चाहिए। अब आप देखोगे कि 1 जो है अभी यूज हुआ है, 0 भी अभी यूज हुआ है, लेकिन 7 जो है बहुत पहले यूज हुआ था क्योंकि सबसे लास्ट वाला नंबर हो गया, तो उसको आप हटा दोगे और उसकी जगह पे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, तो 201 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पर जो आपका फिर से 0 आ गया और 0 आपकी मेमोरी के अंदर है, तो यहाँ पे पेज फोल्ड अगर नहीं होगा। फिर 3 आ गया, अब आप देखोगे कि 0 भी यूज हो गया क्योंकि 0 इसके अंदर है। फिर आप देखोगे 2 भी यूज हो गया, 2 भी इसके अंदर है। फिर आप देखोगे कि 1 जो है वो सबसे लास्ट में यूज हो रहा है, 1 भी इसके अंदर है, तो आप क्या कर दोगे, 1 को हटाकर 3 लिख दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर से क्या बोल रहा है, वो 0 को यूज कर रहा है और 0 भी हमारे पास है अभी, तो यहाँ पे सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट वो जो है 4 को यूज करना चाहता है, आप देखोगे हमने अभी जस्ट जो है 0 का यूज किया है, उसे जस्ट पहले हमने 3 का यूज किया है। इसका मतलब जो है मेरे पास जो 2 था उसका यूज जो है बहुत पहले हुआ था, तो हम लोग 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वहां पर हम ओल्डेस्ट यूज कर रहे थे, वहां पे फर्क नहीं पड़ता कि जो 0 है वो यूज हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल 0 को हमें लोड करना था, तो यहाँ पर हम 7 को हटा सकते थे बिकॉज वो ओल्डेस्ट था, या फिर 1 को हटा सकते थे, बट यहाँ पर हम उसी को हटाएंगे जो अभी तक हमारा यूज नहीं हुआ। वहां पर ओल्डेस्ट को ही हटाना है, वो उसने फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी तक यूज नहीं हुआ उसको हटाना है, ठीक है। फिर हम लोग 2 पे पहुंच गए, फिर 2 हमें चाहिए 402, तो यहाँ पर हमने 3 को हटाकर 2 डाल दिया। फिर हमें 3 चाहिए, तो हम देखेंगे 2 भी हमारा अभी रिसेंटली यूज हुआ है, 4 भी रिसेंटली यूज हुआ है, 0 भी रिसेंटली यूज हुआ है, देन 3 जो है हमारा एंड में है। इसके कंपैरिजन में देखना है, जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं तीनों के तीनों उनकी कंपैरिजन में देखना है, देन जो है नंबर को आपने ऐड कर देना है, एंड सो ऑन जो आपका काम है उसी तरीके से चलता रहेगा। डायग्राम अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपने मेंशन कर देना है, एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगर मेंशन कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर दोगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल वाला मैंने आपको समझा दिया, लीस्ट वाला आपका हो गया एंड फिफ हो गया, तीनों तरीके के आपके हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। हमने बहुत अच्छी तरीके से जो है टॉपिक्स को कवर किया है, डिटेल में मैंने आपको एक एक चीज़ को बताया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा पार्ट है जो मैंने नहीं बताया, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर प्लीज़ आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताया करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। ये वाला जो टॉपिक है बहुत लेंथी है, हर एक पार्ट को कवर करना इन योर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो अप्रिशिएट क्या करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल, इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली है, ठीक है। और आपको नोट्स भी जो है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करना मत भूलें। सो बाय बाय गाइज।